T20 वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में सुपर सिक्स के मैचेस का सिलसिला कहीं ना कहीं जारी है और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो नेपाल की जीतने का सिलसिला भी अभी भी लगातार जारी है। जी हाँ, ये अगर आप देखें तो लगातार दूसरी जीत नेपाल की कहीं ना कहीं हो जाती है। पहले यूएई को एक क्लोज मैच में हारने के बाद इसके बाद फिर से उन्होंने कतर को भी यहाँ पर मात दे दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी टीम के लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और डेफिनेटली काफ़ी कुछ ड्रामेटिकली कल कुछ घटा है। अगर आप देखें ओवरऑल पूरे मैच में, जहाँ पर एक तरफ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कतर ने मैच में काफ़ी अच्छा पकड़ बनाए रखा था, लेकिन उसके बाद एट द एंड जिस तरह से वापसी नेपाल टीम ने की वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। एक चीज़ ज़रूर है, नेपाल यहाँ माफी कतर जो है वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझ गए होंगे, इस मैच से उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि जब तक गेम फिनिश नहीं होता तब तक आप मैच नहीं जीते। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे 10 रन बचे हो, 20 बचे हो, 30 बचे हो, या फिर आप 100 पे 0 हो, 100 पे आपने 1 हो, 80 पे 1 हो या 90 पे 0 हो, आपको लग रहा हो ना तो बस बचा है। मैच तब तक खत्म नहीं है जब तक आप मैच जीते ना हो, लिखा ना हो कि यू आर वॉन बाय 5 विकेट्स या 4 विकेट से जितने भी हो। ये चीज़ कतर को डेफिनेटली इस मैच से समझ में आ गई होगी और क्लियरली है कि क्या रीज़न रहा है कि कतर अगर इस गेम को इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद 74 पे 0 था, उसके बावजूद भी आगे क्यों नहीं जीत पाया, इसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। और नेपाल ने किस तरह से वापसी की, क्या खासियत रही उनकी बॉलिंग में 74 के बाद अचानक से जो स्टार परफॉर्मर रहे संदीप लामिछाने, उन्होंने बॉलिंग में ऐसा क्या कुछ किया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यार शुरुआत फेस बाय फेस ज़रूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 33 रन किए, 33 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं कतर ने 53 रन बनाए शुरू के 6 ओवरों में और पहला फेस कतर के नाम रहा बिना कोई विकेट गंवाए और बहुत ही आगे निकल गए नेपाल से इस पहले फेस में। अगर हम बात करें वहीं मिडिल ओवर को देखें 7 से 15 ओवर तो 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने बनाए 77 फॉर 2 इस मिडिल ओवर में, और वहीं पर कतर ने 64 रन किए 64 रन और 4 विकेट गंवाए और वहाँ पर कतर पीछे हुआ और नेपाल के नाम ये फेस रहा। और डेथ ओवर की बात करें 16 से 20 की तो यहाँ 37 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने, वहीं कतर ने 25 रन सिर्फ जोड़े और 6 विकेट अपने बाकी के बचे गिरा दिए और कतर ये मैच और फेस भी गंवा। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है डॉट बॉल्स की, जहाँ तक बात है 45 डॉट बॉल नेपाल और 46 डॉट बॉल कतर ने यहाँ पर खेली है। चलिए यहाँ पर आज जरा मैच की बात करते हैं, डॉट बॉल्स की बात बहुत कर ली है। नेपाल की बल्लेबाजी की यहाँ पर अगर आप बात करें तो डेफिनेटली नेपाल की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में जो है वो ठीक ठाक रही है, कुछ 4 प्लेयर्स पे रही है, लेकिन यहाँ पर आज की अगर हम बात करें तो फाइनली उनकी तरफ से ज़्यादा रन निकल कर आए, उन प्लेयरों की तरफ से, उन प्लेयरों खास करके जो अभी तक रन जिन्होंने किया नहीं था। हम बात कर रहे हैं कप्तान रोहित पुड़ेल की, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, कुशल बुटतेल भी जल्दी पहले निपटे, उसकी कुछ देर बाद भी आसिफ शेख भी उनको फॉलो करते हुए नजर आया, पवेलियन लौट गए। फिर रोहित और कुशल मल्ला यहाँ पर आए। कुशल मल्ला डेफिनेटली ह्यूजली डिसअपॉइंट अभी तक कर रहे हैं और वो टीम में लगातार बिना परफॉर्मेंस के बने हुए परफॉर्मेंस उन्होंने कुछ खासा नहीं किया। आप उनके पिछले 10-15 T20 उठाकर देख लेंगे तो कुछ भी खासा परफॉर्मेंस है, लेकिन वो लगातार टीम में बने हुए। इसके बारे में थोड़ा सोचिए, T20 वर्ल्ड कप में जब आप जाएंगे तो इस तरीके के जो एक आध भी लूप होल होंगे बहुत भारी पड़ेंगे। कम से कम एक तो ऐसा प्लेयर हो कम से कम जो 20-25 तो कर जाए कम से कम। कुशल मल्ला उस प्लेइंग 11 में लूप होल टाइप के साबित होंगे जब आप वर्ल्ड कप में या फुल मेंबर के खिलाफ जब खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। रोहित पुड़ेल भी खराब बहुत ही जूझ रहे हैं अपने स्ट्रगल से, कैसे हमने कहा कि वो कप्तान है, उनके अंडर में अचीवमेंट्स आ रही तो वो लगातार बने रहेंगे और उनका निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है और निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन कुशल मल्ला अपना विकेट बस बार बार वेस्ट करके जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 2 विकेट लिखे उसके बाद रोहित थोड़ा बहुत रहे तो रहे, वरना सीधा 4 विकेट लिखा आता है। कुशल मल्ला कहीं नजर ही नहीं आते प्लेइंग 11 में, तो उम्मीद करेंगे हाँ फिर वो भी ना हो कि 1 इनिंग वंडर हो, एक इनिंग में चल गए फिर 10 इनिंग तक और खींच गए, ये सोचने वाली बात है। एंड रोहित पुड़ेल ने फाइनली एक अच्छी इनिंग यहाँ पर खेली है। अगर हम देखें तो उनकी इस इनिंग के बारे में क्या ख्याल है? डेफिनेटली काफी वक्त बाद एक अच्छी इनिंग आई है, थोड़ा जानना जरूरी है कि उन्होंने किस और रन वगैरह किए हैं, क्या उसके उनके स्कोरिंग एरियाज रहे? नहीं जरूर, देखिए कुछ कट भी लगाए हैं उन्होंने और कुछ फाइन लेग की तरफ शॉट जरूर खेले हैं उन्होंने। 12 रन उनके थर्ड मैन पर आए हैं और 21 रन फाइन लेग पर आए हैं और वहीं 9 रन मिड विकेट पर, 9 रन स्क्वायर लेग की तरफ। तो आप देखेंगे लेग साइड में काफ़ी ज़्यादा रन नज़र आ रहे हैं। ये बॉलिंग की भी वजह है, थोड़ा सा बॉलिंग जो कतर ने रखी उसकी भी बहुत हेवी वजह है कि हमें ये रन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे दिख रहे हैं और थर्ड मैन पे थोड़े कट मारे, वो काफ़ी अच्छे शॉट रहे जो रोहित ने लगाए थे और इस वजह से वरना इनिंग उनकी काफ़ी अच्छी रही है, ठहरे हैं और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पर भी थोड़ा सा ज़रूर 141 का उनका स्ट्राइक रेट रहा बैटिंग के दौरान। सिंगल्स डबल्स काफ़ी अच्छे लिए उन्होंने और जो एक प्रेशर बन रहा था लगातार विकेटों का, लेकिन वो थोड़ा सा जमे रहे, दीपेंद्र के साथ थोड़ी पार्टनरशिप भी की और टीम को फिर एक और बार छोड़कर गए नहीं। इस बार कम से कम वो पिच पर थोड़ा
डटे रहे। बिल्कुल सही कहा, ये स्कोरिंग एरियाज वगैरह आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। और डेफिनेटली जो कल काम यूएई के खिलाफ आसिफ शेख की इनिंग ने किया था, लगभग वही काम रोहित पटेल की इनिंग ने किया है। अब विकेट गिर रहे थे और आसिफ ने एक छोर संभाले रखा और स्कोर को ठीक ठाक तक पहुंचाया। यहाँ पर भी रोहित का लगभग वही काम था जो आसिफ ने किया, बस आसिफ से थोड़ी सी तेजी से उन्होंने रन यहाँ पर की 141 के स्ट्राइक रेट से। फिर दिपेंद्र सिंह ऐरी आए 22 गेंदों में 26 रन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। अगर आप ओवरऑल मैच के कॉन्टेक्स्ट से बाद में देखेंगे, उस वक्त अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये इतनी खासी बड़ी इनिंग नहीं थी, कंट्रीब्यूशन जरूर था 26 रन का, लेकिन दिपेंद्र सिंह ऐरी से आप 118 का स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उनसे बेटर स्ट्राइक रेट से रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर सामने ये भी देखना है कि कतर की बॉलिंग है, ऐसे भी नहीं कि कोई और बहुत बड़ी टीम कोई बॉलिंग बहुत टफ बॉलिंग कोई आ रही हो, तो इस थोड़ा सा बेटर स्ट्राइक रेट कम से कम दिपेंद्र सिंह ऐरी से आप उम्मीद कर सकते हैं। खैर उसके बाद आदिल आलम को आज मौका मिला, नहीं कर पाए, कुछ खासा नहीं कर पाए, महज 2 रन उन्होंने बनाए, 6 गेंदें उन्होंने खेली। उसके बाद गुलशन जहाँ ने फिर से एक और अच्छा टच दिया, 8 गेंदों में 16 रन, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से। और फिर सोमपाल कामी ने नीचे आकर 9 बॉलों में 14 रन, जिसकी इन सब की मिलीजुली कोशिश की वजह से टीम जो है ओपनर्स का नहीं चलना के बावजूद भी टीम 147 पहुंचने में यहाँ पर कामयाब रही ओवरऑल अपने 20 ओवर के बाद। एंड कतर की बॉलिंग की बात करते हैं, क्या किस तरह की बॉलिंग रही है 147 में ओपनर्स दोनों को निपटाने के बाद। फिर भी आपको क्या लगता है कि 147 में रोकना अच्छा खासा कोशिश रहा या उससे बेटर टीम कर सकती थी बॉलिंग यूनिट पर, खास करके देखने के बाद कि दोनों ओपनर्स को काफ़ी जल्दी निकाल दिया है? जरूर थोड़ा सा और कम में शायद रोकना चाहिए था। खास करके आप देखिए आमिर फरूक और मुजीबुर रहमान की जो बॉलिंग है वो थोड़ा एक्सपेंसिव चलेगा। बाकी अदर बॉलर ने ज़रूर बेग है और आपके डैनियल लुइस जो हैं उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन इन 2 बॉलर्स ने आमिर फरूक और मुजीबुर रहमान की बहुत ज़्यादा 10 से ऊपर की इकॉनमी से उठा दिए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा और कम होना चाहिए था, क्योंकि अदर बॉलर ने काफ़ी अच्छा साथ दिया था स्कोर को कम करने के लिए, लेकिन इन 2 बॉलर्स ने खासे रन लुटा दिए। बिल्कुल। उसके बाद चलिए जरा चलते हैं कतर की चेस की तरफ। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, अगर आप ये सोचें कि कतर आखिर इस चेस को बॉटल अप कैसे कर गया 74 पे 0 होने के बावजूद भी, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है पैनिक मोड ऑन होना। ये हमने कई बार देखा है कई सारी टीमों में, जब उन्हें इस लेवल का या थोड़ी सी बड़ी टीम के खिलाफ एक्सपीरियंस नहीं होता या इस तरह के मोमेंट्स पे वो नहीं खेले होते इतना ज़्यादा, तो ये चीज़ें बहुत घटती है। बड़ी बड़ी टीमों के साथ ये हो जाता है पैनिक मोड वाली चीज़ें, तो कतर तो फिर भी बहुत ही कम। एक चीज़ हाँ ज़रूर यहाँ पर डेलीगेट कहेगा कि जो कतर, जापान, इन जैसी टीमों ने सामोआ ने भी जो अभी हराया, मेरे ख्याल से अभी सामोनी में गेम पीएनजी को जो मान दी थी, क्योंकि पीएनजी तो काफ़ी वक्त से क्रिकेट लगातार खेली है, वर्ल्ड कप तक खेल चुकी है। तो इन टीमों ने बहुत कम एक्सपीरियंस और कम बड़े एक्सपोजर या बड़ी टीमों के खिलाफ प्रिपरेशन कर भी जो तंग किया है नेपाल को, जापान को देखिए नेपाल के खिलाफ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की, जापान ने कुवैत को मात दे दिया। उसके बाद अगर आप देखें अभी कतर ने कल 147 पर रोक दिया टीम को, फिर खुद भी 74 पे 0 थे। तो आप ये देखिए कि नेपाल ने क्या प्रिपरेशन की थी और बाकी बड़ी टीमों ने, कुवैत ने क्या प्रिपरेशन की थी, और उसके मुकाबले कतर वगैरह इन लोगों ने क्या ही प्रिपरेशन की थी आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्होंने टक्कर दी है वो मानना पड़ेगा इन टीमों को। खैर हम वापस से उसमें आते हैं। पैनिक मोड सबसे बड़ा रीजन रहा जहां पर कतर जो है वो एक्सपोज होती हुई नजर आई और उसमें पूरी की पूरी टीम बहकर चलेगी। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ पैनिक मोड ये हुआ कैसे, क्यों हम इसे पैनिक मोड कहेंगे। सब कुछ स्मूथ जा रहा था, 74 पे यहाँ पर टीम जो है वो 0 पर थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बैटिंग कार्ड देखेंगे कतर का, जब पहला विकेट गिरा, जी हाँ, जब बोल्ड मारा जो लेग स्टंप की तरफ बॉल थी और क्लीन अप कर दिया, संदीप रमेजन की बॉलिंग की बात बाद में करेंगे, लेकिन उसके क्लीन अप हुए, एक विकेट गिरा। उसके बाद एक और विकेट गिरा कुछ ही देर में जब बैकफुट पे खेलने गए और वो LBW हो गए। अगर मैं बात करूँ शायद असीम थे बैकफुट पे गए और वो भी यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद आप देखिए पैनिक मोड किस तरह से हुआ इस पूरी इनिंग में। डग आउट पूरा घबरा गया और जो आने वाले बल्लेबाज थे वो तक अब जरा सिविल करने लगे कि अरे अब क्या होगा, क्या हो गया, क्या हम हारने लग जाएंगे। इसका आप एक नमूना देखिए, 2 रन आउट हुए हैं और 2 स्टंपिंग हुए। उन 2 विकेट के बाद बचे थे 8 विकेट, जिसमें से 2 रन आउट और 2 स्टंपिंग। आप यहीं पर समझ पाएंगे कितना ज्यादा पैनिक हो गए कि रन आउट्स भी होने लग गए और स्टंपिंग भी होने लग गए। उन्हें समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी देखने को मिला और साथ साथ में आगे बढ़कर गलत शॉट्स खेलकर भी उन्होंने अपने स्टंपिंग गंवा दिए। 2 रन आउट 2 स्टंपिंग और उसके बाद शुरू के जो विकेट गिरे उसके बाद से जो पैनिक मोड ने पकड़ा, आप देखिए हर थोड़ी देर में लगातार विकेट यहाँ पर गिरते चले गए। और एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे यहाँ पर पैनिक मोड और भी एक चीज़ रही है कि आप गेंदें देखिए यार,
ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत गेंदें खेल ली हो फिर भी वो रन ना कर पाया हो, गेंदें तक नहीं खेल पा रहे थे। आप अगर सब उनके टॉप 3 बल्लेबाजों के बाद बल्लेबाजों की गेंदें देखेंगे, 3 गेंद, 0, 4 गेंद, 1 गेंद, 5 गेंद, 6 गेंद, 4 गेंद और नीचे आ जाइए 1 गेंद। इसी से आपको और समझ में आएगा कि इतना ज्यादा पैनिक हो गए थे कि उन्हें लग रहा था कि ये बॉल, हर बॉल उनके स्टंप पे जा रही है या हर बॉल उनके लेग पे लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं पैनिक मोड है। जरूर मोड है, और पैनिक मोड ही रहा है ये कि जब बॉलर की बात बाद में होगी, हम कतर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। जरूर, और ये सीखने की जरूरत है। इन सब मैचों से ही आप बेहतर सीखेंगे और आने वाले इवेंट में और अच्छा करेंगे, वरना सीखने और सचमुच सीखने की जरूरत है। खाली ये नहीं कि पास्ट बोल कर इसको बुला दें, लेकिन सच में जो दिखा है वो पैनिक मोड ही है। अच्छा शुरुआत मिली, बल्लेबाजों ने अच्छा किया ऊपर के ओपनर्स ने, लेकिन सारे बल्लेबाजों ने उसके बाद उस पर पानी फेंक। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अब चलते हैं, जो क्लियरली हमें समझ में आया वही हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि बहुत ज्यादा पैनिक मोड ले लिया प्लेयरों ने, और कि क्या वो साबित करता है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब जरा बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। 74 पे 0 के बाद डेफिनेटली बॉलर्स को पम्प्ड अप परफॉर्मेंस की यहाँ पर जरूरत थी, और लीड फ्रॉम द फ्रंट पिछले मैच में भी जब यूएई के खिलाफ जब सबने जबरदस्त बॉलिंग का, दीपेंद्र सिंह हैरी कहीं ना कहीं हीरो रहे, उस बीच में भी दिलीप क्रिकेट ने संदीप लामिछाने की बात करने नहीं भूली, जहां पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बासिल हमीद का विकेट निकाला था, और आज उन्होंने पूरी की पूरी इस जीत का लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है बॉलिंग यूनिट को। शुरुआत भी उन्होंने दिलाई, ब्रेक थ्रू भी उन्होंने दिलाया, उसके बाद एक और बैक टू बैक विकेट भी उन्होंने दिया है, और उसको फॉलो करते हुए 3 और विकेट उन्होंने यहाँ पर लिए हैं। मैं पहले संदीप लामिछाने की बॉलिंग की बात करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत शानदार। कैसी रही है बॉलिंग, क्या वजह रही है? जी हाँ, लेग ब्रेक और गुगली का, जो कि अमूमन लेग स्पिनर्स का जो रहता ही है, जी एक वेपन बहुत सॉलिड किसी भी दुनिया की पिच पे, वो भी हमें नजर आया। विकेट टू विकेट जो उन्होंने रखा वो तो रखते हैं, बहुत एक्यूरेसी उनकी बहुत अच्छी है संदीप की पहले से ही, और बहुत सीनियर प्रोज हैं। अब इतनी ज़्यादा आप बहेंगे सीनियर प्लेयर के लिए कि 5 विकेट ले लिए, 5 विकेट ले लिए, ठीक है 5 विकेट ले लिए, कतर के अगेंस्ट है और बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सीनियर प्लेयर है, बस ऐसे ही उन्हें करते रहना है। सीनियर का काम यही होता है टीम में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया उन्होंने, इसमें कोई दराय नहीं है। जब ज़रूरत है इवेंटों पर अगर सीनियर नहीं चलेंगे, वरना जुनैद सिद्दीकी जैसा हाल होगा जो यूएई के जुनैद सिद्दीकी हैं। लेकिन यहाँ पर सीनियर प्रोज अगर चलेंगे, जैसे कि चल ही रहे हैं, चाहे सोमपाल हो, इकोनॉमिकल रह रहे हैं, सोमपाल विकेट नहीं निकाल पा रहे लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल रह रहे हैं, वहीं संदीप विकेट निकाल कर दे रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हैरी, जी हाँ, दीपेंद्र सिंह हैरी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है कल के मैच में कतर के अगेंस्ट, और पूरी करेक्टिव बॉलिंग। नंदन यादव ने भी 2 विकेट जो निकाले, बहुत अच्छी बॉलिंग रही। आदिल आलम थोड़े महंगे साबित हुए, 19 रन दिए उन्होंने 2 ओवरों में, और अदरवाइज काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही दीपेंद्र, नंदन और आप संदीप लामिछाने। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम सही कहा कि संदीप लामिछाने अगर सीनियर प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, अगर इवेंट्स पर आकर एज अ सीनियर वो लीड नहीं करेगा तो कौन करेगा? और अगर संदीप लामिछाने 5 या 4 लेते हैं तो इतना कोई बड़ी बात नहीं इन ओपोनेंट्स के खिलाफ, और क्योंकि संदीप लामिछाने डेफिनेटली उनको और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे और बड़े बड़े टीमों के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस, बिल्कुल अपने कैलिबर की टीम जैसे ओडिया एसोसिएट है या अपने से फुल मेंबर है, वो संदीप उस लेवल के लिए बने। अपनी से छोटी में तो आप कोई बड़ा प्लेयर इतना खुश नहीं होगा ना कि या 5 ले रहे हैं अपनी से वीक टीम के खिलाफ। लिया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीनियर प्लेयर्स ऐसे खुश नहीं होते कि हाँ 5 ले लिया मैंने, सब कुछ हो गया चलो, नहीं, उनका काम और आगे है, बस वो आगे की सोचते रहते हैं, और संदीप की भी यही सोच। बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी भी यही सोच होगी डेफिनेटली। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने वर्ल्ड कप में नीदरलैंड या स्कॉटलैंड के खिलाफ एक 3 विकेट होल लिया था और कतर में आपने 5 विकेट होल लिया था, आप किसे पिक करेंगे? उन्हें वही पिक करना चाहिए और वही पिक वो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कैलिबर भी आपको देखना पड़ेगा। संदीप लामिछाने जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करें तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो करते भी हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी वो करेंगे। लेकिन डेफिनेटली कोई हैरानी नहीं हुई कि संदीप लामिछाने 5 ले लिया, ये उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस तरीके की परफॉर्मेंस लेकर। लेग ब्रेक गुगली खेलना एसोसिएट को मुश्किल हो जाता है। कई एसोसिएट के बैट्समैन ऑलरेडी कह चुके हैं कि संदीप टफेस्ट बॉलर हैं, इन्होंने फेस किया है। तो कतर जैसी टीम जो अभी ज़्यादा खेलती भी नहीं है नेपाल से, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है लेग ब्रेक गुगली इतनी आसानी से पढ़ना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है ओवरऑल क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर तो और ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, ये सूरत हाल रहा, और संदीप लामिछाने ने कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिखा नेपाल की वापसी का, और उसके बाद हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए स्टंपिंग भी। 2 स्टंपिंग यहाँ पर किए गए आसिफ शेख की तरफ से, वो कमाल की विकेट कीपिंग रही है, उनको क्रेडिट जाएगा, और साथ साथ में 2 रनआउट्स भी हुए। फील्डिंग तो बहुत ही बेहतरीन रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। देखें, अगर आप 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स कहीं ना कहीं दे सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक नेपाल के लिए, हर मैच में आपको रनआउट मिलेगा, और कल भी हमें रनआउट 2 के 2 देखने को मिले। तो डेफिनेटली
कतर के लिए जैसे हमने कहा, अगर आप जानना चाहें कतर क्या क्या रीजन रहे उनके, सबसे बड़ा रीजन रहा उनका पैनिक मोड। और पैनिक मोड कैसे रहा वो हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपने स्किप कर मिस किया वापस रिवाइंड करिए और जाकर सुनिए कि आखिर कतर आखिर क्यों 74 पे 0 के बाद भी इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाया। और एक चीज और इसलिए कहा जाता है कि आप डीप तक जाइए और पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करिए। देखिए एक बॉल छोड़कर आए हैं, 5 रन चाहिए थे, अगर एक बॉल पूरी होती क्या पता एक बॉल में 8-9 चौका लगता, मैच सुपर ओवर तक जाता। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी नहीं कही जाती कि एक्स्ट्रास कम दो, 20 ओवर पूरे खेलने की कोशिश करो और डीप तक लेकर जाओ, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता हवा में। ये देखिए एग्जांपल आज आपके सामने, एक बॉल बची है, 5 रन चाहिए थे, अगर 5 रन से टीम जीती, एक बॉल में 6 रन चाहिए थे, अगर 6 लग जाता क्या पता क्या होता, लेकिन डेफिनेटली लास्ट बॉल तक वो गए नहीं फिलहाल। लेकिन क्यों नहीं गए, पैनिक मोड हिट कर गया हमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेपाल के 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, ओमान के भी 6 पॉइंट्स हैं और इंटरेस्टिंग अब सुपर 6 का जो पॉइंट्स टेबल है वो बनता है। लेकिन ओमान और नेपाल के लिए काम बहुत ही ज्यादा अब आसान हो गया है कहीं ना कहीं लगातार 2 जीत के बाद।